जी प्लांट Suit for recovery of materials covered and gold ornaments. इसमें मैम मेरी दो पेज हैं. Degree for recovery of the past and future maintenance of the plaintiff at the rate of ₹20,000 from October till her entitlement per month in favor of plaintiff. Number 2, degree for recovery of our gold ornaments rated $10, which was given to the plaintiff at the time of marriage but taken back by the defendant, same in the possession of the defendant. मेरी प्लेट नजर है तो बन है. मेरी शादी खुदा ने ऐसे 25/4/2019 को हुई, जो कि बवत की शादी मुझे 10 तोले जेवर तय पाया. उसके मौके पर 5 तोले अदा किया गया, लेकिन उसके बाद आफ्टर टाइम भी वो मुझसे वापस ले लिया गया. वो अपने जवाब में इसमें ये कह रहे हैं कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो था वो गवाहान की मौजूदगी में दे दिया गया, लेकिन इस बाबत उन्होंने कोई भी सबूत किसी जगह पेश नहीं किया. पैरा नंबर 3 है मैम मेरा. पैरा नंबर 3 में जो मेन हमारी डिजर्शन की वजह थी वो इसका एक ग्रीडी कंडक्ट था कि वो लालची इंसान था. मुझसे डिमांड करता था मेरे घर वालों के अपने घर से, वालदैन के घर से पैसे दिए मुझे, और इसका जो एक व्यू था वो ये था कि मैंने अपने घर से पैसे लेने और इसको देने हैं. हालांकि ये मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि मैं अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स या किसी को भी अपनी आँख से देख सकूँ. उसके मैम पैरा नंबर 4 है 4/10/2019. 4/10/2019 को ये डेट ऑफ डिजर्शन भी है हमारी. 4/10/2019 को मेरी फुफो का इंतकाल हुआ. जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी फुफो फौत हो गई है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इनके जनाजे पर लेकर जाएँ, लेकिन इन्होंने फ्लैटली इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ किया. बाद में मेरे घर वालों के कहने पर ये मुझे वहाँ पर लेकर गए, लेकिन बाद में वापस लेने ना आए. इसमें मैम अगर इनका रिप्लाई मुलाज़ा फरमाएँ तो इसी पैरे में ये दिसंबर 2019 तो कह रहे हैं कि मुद्दईया खुद अपनी मर्जी से गई. इस पर भी ये कोई प्रूफ नहीं कर. सिर्फ पैरा नंबर 5 जो है वो पढ़ लेंगे तो इनका प्लेंटिफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019 went to the house of her parents and after that on 31/12/19 the petitioner along with other elders came back and in the presence of witnesses petitioner plaintiff took away all the dowry articles. अब इसमें पूरी प्लेंट में किसी जगह उसने कोई अपनी रिकन्सिलिएशन की एफर्ट्स शो नहीं की. मेरे यहाँ भी यानी वो एडमिट कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ही उनकी तरफ गए और आगे यानी वो जिरगा हुआ था, जिरगे का कंडक्ट करना भी वो मान रहे हैं कि वो आए थे और उसी को वो कह रहे हैं कि वो गए विटनेसेस की मौजूदगी में गए, लेकिन पूरी एविडेंस में उन्होंने किसी विटनेस की एविडेंस इसमें नहीं कराई. अब इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि फैक्ट्स मेरे एसोसिएट असिस्ट कर रहे थे. मैंने सिर्फ लीगली 2 बातें इसमें करनी है, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है दोनों इश्यूज़ पे. इशू नंबर 1 है whether the plaintiff is entitled for recovery of maintenance or not. उसमें वो ये हो गया, उसका कंडक्ट मैंने बता दिया. अब यहाँ पे एक आता है इशू कि ऑनरेबल कोर्ट्स मेंटेनेंस तो अलाउ कर देती हैं, लेकिन आजकल जो प्रैक्टिस में आ रहा है कि जजमेंट्स में आता है कि फ्रॉम दी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से तमाम मेंटेनेंस में मेरे यानी पिछले कोई 10-12 केसेस में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से मेंटेनेंस आ रही है. अब इसमें हमारी सबमिशन ये है कि मेंटेनेंस के सूट में मैंने 2 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं ऑनरेबल कोर्ट को. एक पीरियड ऑफ मेंटेनेंस और दूसरा है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस. पीरियड ऑफ मेंटेनेंस के हवाले से अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमाएंगी तो मैंने जो अपना पैरा नंबर 4 में अपनी डेट ऑफ डिजर्शन बताई है वो 4/10/2019 है और उन्होंने इसके जवाब में दिसंबर 2019 यानी 2 महीने का डिफरेंस उन्होंने इसमें बताया. फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर उन्हीं की मान लेते हैं यानी 2 महीने का डिफरेंस हम इसमें नहीं कंसीडर करते कि ऊपर या नीचे हो जाए, कोई इशू नहीं. लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए तो डेट ऑफ डिजर्शन दिसंबर 2019 में मैं फिर ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि
हम ये कह देते हैं कि दिसंबर 2019 यानी उन्हीं की डेट ऑफ डिजर्शन है। अब उसके बाद भी ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिजा फरमाएंगी तो मेरी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है 19/9/2020, यानी 1 साल के बाद मैंने ये सूट फाइल किया है। 1 साल के बाद भी ये हुआ कि 1 साल पूरा मैं वेट करती रही उनका, और वेट करते करते जब वो नहीं आए, इवन कि उन्होंने एडमिट किया कि जिरगा आया और जिरगा आके हमारे घर बैठा, यानी वो ये नहीं कह रहे कि हमारी तरफ से कोई जिरगा आया, उसमें भी यानी कि कंडक्ट जो था उनका वो ही ऐसा था कि मुझे बात करने का नहीं था। उसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसमें होता ही है कि जो लीगली स्पीकिंग होता ही है कि फैमिली इश्यूज़ जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे फ़ीमेल के लिए कोर्ट में आना एक गाली समझा जाता है। मेरे कितने केसेस में देखा है जहाँ पे फ़ीमेल ने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया अपने राइट के लिए तो उन्हें डिवोर्स भेज दी गई है, और कहा जाता है कि जो लड़की अदालत चली गई वो बसाने के काबिल नहीं है। अब इस इशू से बचने के लिए ये इतनी बड़ी गाली बना दी गई है हमारी सोसाइटी में। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ही एक दरवाज़ा होते हैं जो मामलात, और कोर्ट में उस वक्त आता है बंदा जिस वक्त वो फैमिलीज फेल हो जाती हैं अपना किरदार अदा करने में, या उनकी कोई नहीं मान रहा होता। अब हम्बल सबमिशन ये है कि मैंने 1 साल इंतज़ार किया। 1 साल इंतज़ार करने के बाद मैंने सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस फाइल कर दिया। हम्बल सबमिशन ये है कि इसमें जहाँ पे लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है, आर्टिकल 120 है ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, उसमें लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है 6 ईयर्स, पास 6 ईयर्स का मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब एक बात तो ये आती है कि या तो 6 ईयर से बियॉन्ड हो जाए तो फिर तो ऑनरेबल कोर्ट इसमें ये इशू इस तरह डिसाइड फरमाए कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, या जहाँ पे ऐसा इशू आ जाए जिस इशू में ये देखा जाए कि वहाँ पे डेट ऑफ डिजर्शन एम्बिग्वियस है और डेट ऑफ डिजर्शन प्रूफ नहीं की पा जा रही, और दोनों की डेट ऑफ डिजर्शन यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में इतना डिफरेंस आए, और दोनों को ऑनरेबल कोर्ट ये कंसीडर करे कि दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि दोनों पे बिलीव किया जाए, उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ये कंसीडर फरमाएंगे, और उस वक्त तो ये जस्टिफाइड है कि डेट ऑफ डिजर्शन से मेंटेनेंस अलाउ करना। लेकिन एक हैरत की बात होती है कि जब एडमिटेड फैक्ट हो एक, और लॉ ये कहते हैं कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ, और हम उन्हीं की उस पर डेट ऑफ डिजर्शन पे अगर चले जाते हैं तो फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो क्योंकि पास 6 ईयर्स का मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो पास 6 ईयर्स विद इन पास 6 ईयर ये आ जाता है, तो वो जो है मेंटेनेंस वो अलाउ किया। इसमें भी 2018 YLR पेशावर 128 में ऑनरेबल कोर्ट ने 32 ईयर्स का पास्ट मेंटेनेंस ग्रांट किया, और कहा कि जो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 5 है और 120 इस पे स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं, फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगे, और इसमें आके अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है 2023 CLC 161 है जिसमें कहा कि 6 ईयर्स की पास्ट लिमिटेशन को सी किया जा सकता है। इवन अदरवाइज केस टू केस क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में वेरी कर रहा होता है, उसमें भी ये होता है कि जो 2018 YLR पेशावर 128 है वो भी जजमेंट फाइनलिटी अटेंड कर गई, उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया, ना ही उसका सुओ मोटो एक्शन लिया गया। अब दोनों सूटों में ये हुआ कि फाइनलिटी अटेंड कर गई तो लिमिटेशन का वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। इवन अदरवाइज उसको भी कंसीडर करें और हम लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 120 देख लें, तब भी लिमिटेशन 6 ईयर्स ही बनती है। उसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि ऑनरेबल कोर्ट जब ये करें तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि उसमें डेट ऑफ डिजर्शन का स्पेशली वो देख लें, और अगर मैं डेट ऑफ डिजर्शन प्रूफ कर पा रहा हूँ तो मेरी डेट ऑफ डिजर्शन से जो कि वो है और एविडेंस में डिनाइड नहीं है। इस केस में हमारे साथ हुआ ये कि कुछ ऐसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कोर्ट ऑर्डर में और कॉज लिस्ट में हुई जिस वजह से राइट दोनों पार्टीज़ के स्टक हो गए। वो मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा है कि अब वो एक लंबा प्रोसेस होगा, उसकी रिवीजन में जाऊंगा, रिट में जाऊंगा, तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि फ़ाइल में कोई ऐसी चीज़ मेरे अगेंस्ट आई नहीं कि जिसको करने के लिए मुझे एविडेंस में जाना पड़ता। अब ये यहाँ तक तो हो गया था कि पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, तो पीरियड ऑफ मेंटेनेंस में मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि अक्टूबर और दिसंबर 2019 का इशू है, तो बेशक इसमें ऑनरेबल कोर्ट बेहतर तो ये है, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मेरा इसमें रिबटल कोई नहीं आया, तो अक्टूबर 2019 से ही एंटाइटलमेंट ऑफ सूट तक वो जहाँ तक है वो ग्रांट किया जाए। इवन अदरवाइज अगर खुदा ऐसा नहीं भी होता तो उनकी जो डेट है उसमें भी इशू नहीं, सिर्फ 2 महीने का है, और 2 महीने का अगर इसमें सेक्रीफाइस हो जाता है तब भी इशू कोई नहीं, लेकिन डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को इसमें ना किया जाए। जी, इसी में दूसरा मेरा क्लेम जो आता है वो मैंने क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस का करना है कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस क्या है। अब मैंने इसमें कहा था कि उसकी वो करीम कैब चलाता है और उसकी मंथली इनकम जो है 60,000 प्लस है।
इसमें उन्होंने उनकी तरफ से आया कि नहीं 60,000 या 40,000 है, उसमें क्योंकि क्रॉस हो नहीं सका तो मेरा क्लेम मेरे ऊपर क्रॉस हुआ नहीं था। अब इस वजह से वो वही होगा और इसमें उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं है, ना उसके पेरेंट्स उसकी लाइबिलिटी है ना कोई और। एक मैं उसकी वाइफ ही हूँ, मेरा ही नेगलिजेंस डिवोर्स हो गई है, इसमें डिवोर्स हो गई है और डिवोर्स की डेट ये 19/12/2020 को डिवोर्स हो चुकी है। इससे इंटाइटलमेंट इतना पीरियड तक वो इंटाइटलमेंट में आ जाएगा तो वो इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो जो ऑनरेबल कोर्ट इसमें फिक्स फरमाना चाहे फरमा दे। अब इसमें जो दूसरा ग्राउंड है वो गोल्ड ऑर्नामेंट की है। गोल्ड ऑर्नामेंट की हद तक ये हमारा जो इशू है उसमें क्योंकि दोनों साइड से एविडेंस नहीं आई और मेरा मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने दिया लेकिन दे के मुझसे ले लिया था। और उसके बाद जो फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं और जिसमें इस तरह का स्पेसिफिक कंडक्ट होता है वहाँ पे डिफेंडेंट की तरफ से, उसमें ये होता है कि अब वो एक चीज़ को मान रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ पे मेरा केस आसान हो जाता है कि एक तो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि ये जाते हुए ले गई, ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ मैं आई थी डेथ पे, एडमिटेड फैक्ट है और उसको उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। मैं डेथ पे आई हूँ क्योंकि डेथ पे उसके बाद वो मुझे लेने नहीं आए और वहाँ पे जो इश्यूज़ होते हैं फैमिली के हो गए। उसमें वो पैनल नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि जिरगा हुआ, इनकी तरफ से जिरगा आया हमारे घर में और वो जिरगा गोल्ड ऑर्नामेंट ले गया। अब इसमें ऑनर्स टू प्रूफ शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट में। पहले तो मेरे ऊपर था, मैं ये प्रूफ करती कि वो लेंगे, अब इसमें ऑनर्स टू प्रूफ शिफ्ट हो गया तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि गया। अब इसमें ये था कि उनको चाहिए था कि वो अपनी तरफ से 2 विटनेसेस जो जिनके सामने लेके गए वो ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई विटनेस नहीं है, सिर्फ DW1 के तौर पे आए एविडेंस दिया तो उनका क्लेम विदाउट हैविंग एनी एविडेंस उनका क्लेम जो होता है वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हम्बल सबमिशन ये है कि मुझे गोल्ड ऑर्नामेंट की हद तक की डिग्री फरमाया जाए और पीरियड और क्वांटम के हवाले से भी डिग्री फरमाया जाए। थैंक यू वेरी मच।